अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये उम्मीद है और मैं चाहती हूँ कि इस उम्मीद को जो है अल्लाह कायम दायम रखे। लेकिन अभी जो हालिया बजट आया है उसमें ये उम्मीद जो है ये टूटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इस बजट का बड़ा इंतज़ार था और लोगों को बड़े जो है इससे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि पता नहीं क्या बजट आएगा, ऐसा क्या आएगा कि कहीं उसके बाद जो है जो मज़ीद एक सर्वाइवल की जो एक जंग हो रही है उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा ना हो जाए। और जब हमने ये देखा कि जो बजट आया उसमें अगर हम देखें अवाम जो कि जिसे हम कहते हैं सैलरी क्लास, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन डाला गया है। और ये क्यों है, क्या मामलात हैं और इसके पीछे जो है सिर्फ हमेशा से आवाम को ही क्यों टारगेट किया जाता है। और हमेशा जब भी महंगाई की बात हो, चाहे वो आईएमएफ के कंधे पे रख के कोई बात की गई हो कि आईएमएफ की ये जो है डिमांड है वो भी आवाम को ही करना पड़ता है, जबकि अगर हम देखते हैं कि आईएमएफ की क्या डिमांड है वो कुछ और निकलती है, लेकिन लुब्बे लुबाब ये होता है कि आवाम के ऊपर ही चीजें डाली जाती हैं। तो इन सारी बातों के ऊपर जो है आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि जो बजट आया है उसमें जो है क्या मामलात रहे हैं और मार्केट में जो नाउन फाइलर्स, जो हमारे जो नाउन फाइलर्स लोग हैं, उनके ऊपर जो है एक जो है टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स जो है उनके ऊपर डाल दिया है। क्या वजूहात है, अगर ये करने से क्या मुल्क मजीद तरक्की कर सकेगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, इन सारी बातों के लिए, इन सारी डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अली खिज़र साहब, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है बिजनेस रिकॉर्डर के, और उनकी काफ़ी गहरी नज़र रहती है इकोनॉमी के ऊपर, और ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट इन आवर कंट्री। तो आज हम उनसे डिस्कस करेंगे सारी बातें, ये सारे मामलात हम उनसे डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम नादिया, क्या हाल है आपके? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बड़ी मसरूफ स्केड्यूल से जो है हमारे लिए वक्त निकाला। और सर, सबसे पहले तो जो है प्रोग्राम मैं शुरू इसी बात से करूंगी कि यहाँ पर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद जो है वो कौन सी फैमिलीज थी जिन्होंने जो है पाकिस्तान के लिए जो है जो कायदे आज़म है उन्हें ब्लैंक चेक दिया, ताकि जो है मुल्क जो है वो काम कर सके और जो इकोनॉमी है वो उसकी इकोनॉमी चल सके। आज वो लोग जो है किस हालात में हैं और आज वो लोग जो है किस तरह से जो है उनके साथ पाकिस्तान का क्या सलूक है, थोड़ा सा इस हवाले से आप बताइए। उसके बाद जो है हम फर्दर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू नादिया। अच्छा खैर, ये तो आप बहुत हिस्ट्री में चली गई हैं, इसके लिए तो हिस्ट्री में पढ़नी पड़ेगी या थोड़ा होगा। और बहरहाल मैं आपको मोटी मोटी बात जो एक इस तरह से बता सकता हूँ कि जो पाकिस्तान जब बना था तो जिन लोगों ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट की थी, जो फैमिलीज थी, जो लोग थे, उनका मतलब क्या आज की सिचुएशन है। मतलब उसमें एक फैमिली दाऊद फैमिली थी, अहमद दाऊद साहब थे। उनके बेटे हुसैन दाऊद साहब जो है वो पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है नहीं रखना चाहते, और वो पाकिस्तान से बहुत सख्त डिसअपॉइंटेड हैं। और फिर इस तरह से, और अगर आप देखें तो मतलब फैमिलीज थी, जैसे पाकिस्तान जब बना तो 1960s के अंदर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, सारा कुछ हुआ, तो कुछ 20-25 फैमिली जो थी, जो लालाजा कराची के अंदर वो रिहाइश पजीर थी बहुत सारी। तो वो फैमिली स्पर कर रही थी और कारोबार में ऊपर कर रहे थे। फिर वो नेशनलाइजेशन हुई तो वो फैमिली फिजल आउट हो गई, और वो उस साइज में कभी ना कर सकी जो साइज में जैसे इंडिया में टाटा बिरला और ये बन गए, या कोरिया में जैसे ये सैमसंग हुंडई और ये वाले बन गए। और इस तरह से आप देखें मुख्तलिफ मुल्कों में इस तरह से वही फैमिलीज, वही लोग जो शुरू में करते हैं, वो बड़े होके बहुत बड़े जाइंट बन चुके हैं, ग्लोबल जाइंट बन चुके हैं, मतलब हर अपनी इकोनॉमी के हिसाब से, उनकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। तो पाकिस्तान में खैर ग्लोबल जाइंट तो शायद उस साइज पे तो ना बनते जो इंडिया में बने या कोरिया में बने, जिस तरह हमारी प्रोडक्टिविटी है, बट एक अच्छे रीजनेबल साइज के होते हैं, लेकिन वो फिजल आउट। फिर आपके पास दूसरा एक वेव आया जब 1990 के अंदर, 90s के अंदर, जब दुनिया भर में एक ये था कि जी ट्रेड ओपन ओपन होने की बातें हो रही थी, डब्ल्यूटीओ हो रहा था और सारा कुछ हो रहा था, गैट एग्रीमेंट हुआ, फिर डब्ल्यूटीओ हुआ, सारा कुछ हुआ। उससे पहले बहुत बड़े बैरियर्स होते थे, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को खोला उस वक्त, और वो उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो हमने भी उस वक्त एक अटेम्प्ट की थी इकोनॉमी को खोलने की, नवाज शरीफ साहब की जब पहली हुकूमत आई थी।
और उस वक्त प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोग्राम था वो शुरू हुआ और उसके बाद वो स्पीड अप होता गया। तो उस वक्त की बात, कुछ फैमिली जो बड़ी हुई, जिसमें एक मियां मंशा की फैमिली है, जिसमें अली तबा की फैमिली है, जिसमें सफायर और फैमिलीज हैं, ये फैमिलीज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ी ग्रो कर रही हैं और बड़े साइज में है। लेकिन आज अगर उन फैमिली भी देखें तो मियां मंशा भी पाकिस्तान में रहने के इतने खुश नहीं है। वो अक्सर कहते रहते हैं, इवन 94 में जब आपके पास आए थे आसिफ जरदारी साहब और बेनजीर की हुकूमत आई थी, तो आसिफ जरदारी की और मियां मंशा की नहीं बनती थी। हुसैन लवाई जो आसिफ जरदारी के बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने एमसीबी का उन्होंने बना दिया था, जो एमडी वो प्रेसिडेंट बना दिया था। और मियां मंशा जो है वो कनाडा चले गए थे, उन्होंने कनाडा वहाँ की इमिग्रेशन भी ले ली थी, सो एंड सो फोर्थ। तो वो सूरत हाल अगर आज हम आगे देखें तो आज वो लोग, बहुत सारे लोग खुश नहीं है पाकिस्तान से। अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से मुल्क पे पैसा निकाल के जा रहे हैं। अगर आप दुबई लीग्स को देखें तो इस दुबई के अंदर नंबर 3 पे जो प्रॉपर्टीज बाय करने वाला मुल्क है, शायद नंबर 3 पे ही है, मैं नॉट रॉन्ग, तो वो पाकिस्तान है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज वर्सेस जिन बाकी मुल्कों की इकोनॉमी के साइज है, तो जमीन आसमान का फर्क है। तो यानी कि पाकिस्तान एज अ प्रोपोर्शन टू इट्स इकोनॉमी साइज, जो इसके बड़े लोग हैं, जो उनका अपना नेटवर्थ साइज है, उसके हिसाब से उनकी इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान से बाहर है, दुबई में है और बहुत सारी जगहों पे और होगी, जो कि हमें पता नहीं यूके में कितनी है और इस जगहों पे कितनी है, वो लोग बहुत ज्यादा है। सो पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि यहाँ पे जो पैसा बनाता गया उसको हम लेबल करते गए और उसको हम पीछे लाते रहे। तो वो जो होता है ना, कि वो बिग बनता है, बिग से फिर जाइंट बनता है, तो हमारे यहाँ वो जाइंट्स नहीं बन सके अनफॉर्चुनेटली, और आज भी हम इसी तगदो में बैठे हुए हैं। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है, अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री है, डिफरेंट एपिसोड्स हुए हैं। आपका पहला एपिसोड 70s के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन का हुआ था, फिर उसके बाद ये अभी पिछले सालों में भी चलते रहे। 98 में आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगेन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जब उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को जो है जो 11 बिलियन के लोग वो थे फॉरेन करेंसी अकाउंट थे, वो फ्रीज कर दिए थे। उसके बाद से लोगों ने पाकिस्तान के अंदर फॉर्मल सेक्टर में फॉरेन करेंसी रखना छोड़ दिया और पाकिस्तान से बाहर पैसा ले जाना शुरू कर दिया। तो ये एक हिस्ट्री है जो हमारी अनफॉर्चुनेट है और इसकी वजह से आज पाकिस्तान जी नादिया, आप, जी आई कांट हियर यू। जी, सर, आपका थोड़ा सा नेट आई थिंक इशू कर रहा है। मेरा नेट इशू कर रहा है, दोबारा आपकी सॉल्व किया जाए। आपकी आवाज, आपके कंटिन्यूटी में बोलते बोलते एकदम से जो है वो पॉज हो गया था। एक मिनट। मतलब कहाँ पे पॉज हुआ था? सर, ये आपने कहा था कि ये हमारे मुल्क की हिस्ट्री है, जो कि जो है स्टार्ट यहाँ पर पॉज हो गया था, तो तो बस थोड़ा सा ठीक यहाँ से कंटिन्यू है, ये करें। मुल्क की हिस्ट्री है, यहाँ पे आप इसको इसको खत्म कर दें, आप आगे शुरू करें, यहाँ से आप डेट कर हाँ, नहीं दीजिएगा, नहीं, उसके आगे बिल्कुल कोई बिल्कुल खास बात नहीं। मुल्क की हिस्ट्री है, उसके बाद मतलब बस ये है, ठीक है, तब तक काफी है। ठीक है, आगे अच्छा, चलो। ठीक ठीक है, है। सही। अच्छा सर, अब जरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो है यहाँ पर जब ये बजट आया उसके बाद जो है एक सहाफी ने जो है हमारे जो वजीर खजाना साहब हैं उनसे जो है सवाल भी पूछा कि जो है जितना भी बर्डन है वो सैलरी क्लास के ऊपर डाला गया है, और जो है शुरुआत हालांकि करनी चाहिए, और जो बेनिफिट्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जितने भी हमारे ये पेंशन तबका है, या फिर जो है इनको या फिर जो हमारे जो गवर्नमेंट है इनकी सैलरीज में इजाफा किया गया है, और जो है अशराफिया है उनके ऊपर जो है काफी उनको फेवर दिया गया है, लेकिन आवाम को उस तरीके से नहीं जो है केटर किया गया, आवाम के ऊपर से बर्डन डाला गया है। हालांकि इनको जो है ये शुरुआत जो है अपने आप से करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना ये इस बारे में जो है हमारी गवर्नमेंट सोचती है कि ये शुरुआत उनसे होनी चाहिए। हमेशा से हम 75 साल अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें तो उसमें हम यही देख रहे होते हैं कि जो है हमेशा आवाम के ऊपर ही बर्डन डाला जाता है, टैक्सेस की मद में हो या किसी भी और चीज में। तो इसके हवाले से आवाज क्यों नहीं उठाई जाती है? एक आवाज अगर उठी है तो उस आवाज के साथ बाकियों की हम आवाज क्यों नहीं हो रही है? क्यों मीडिया उस तरीके से बात नहीं कर रहा है? क्या इस खामोशी की क्या वजह है? तो खामोशी तो खैर इतनी नहीं है, सोशल मीडिया पे तो बहुत
शोर मचा हुआ है। और आजकल आपको पता ही है कि जो इम्पैक्ट डालता है वो सोशल मीडिया डालता है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। आप इंडिया में भी देखें, इंडिया में भी इलेक्शन हुए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया सब ये कह रहा था कि मोदी 400 सीटें ले जाएगा, जबकि देखिए रिजल्ट जो है फर्क आया। पाकिस्तान में भी आप देखें इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कहता था और असल में क्या आया, फिर चले फॉर्म 45 47 हो गया, वो सबको पता है, सारी स्टोरी पता है। और तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज है। अमेरिका के अंदर देख लें, वहां पे भी मेन स्ट्रीम मीडिया इसराइल के ऊपर वो किस तरह से कर रहा होता है, जबकि वहां पे सोशल मीडिया, वहां पे यूनिवर्सिटीज जो है किस तरह लेके चल रही हैं। तो इस तरह आप दुनिया भर में मिसालें देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत सारी जगहों पे बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है। मेन स्ट्रीम मीडिया के जो लोग हैं वो उनकी फंडिंग होती है, उनकी रेवेन्यूज होते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट से आती हैं। वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो बिग कॉर्पोरेट देते हैं, या पाकिस्तान जैसे मुल्क में एडवर्टाइजमेंट ज्यादा जो है हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतें देती हैं। तो वो एडवर्टाइजमेंट और वो फिर मीडिया एहलकान बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज हैं, उनके कारोबार में उनको प्रोटेक्ट मौजूद करने की जरूरत नहीं है। तो उस सहाफी ने कहा था कि कहीं पे कैश तनख्वाहें भी दी जाती हैं और सारा कुछ है। तो और बहुत सारे चैनल में, सिर्फ एक चैनल में नहीं, सीनियर लोगों को कैश पे तनख्वाहें भी दी जाती हैं। ये बहुत सारी बातें हैं, कुछ सिंगल आउट करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया इस वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। वो अपने जहां से उसको इश्तिहारात आते हैं, जहां से उसके उसको 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 पैसे मिलते हैं, वहां से वो उसको इतना हिट नहीं करता। जबकि सोशल मीडिया जो होता है वो नेचुरल होता है, वो आप और मैं जहाँ पे उठ के अपनी ट्वीट कर दे, अपना पोस्ट कर दे, और वो जो देखने वाला है वो आपको कितना उसको सुनता है, कितना उसको उसको पढ़ता है, तो वो उस पर डिपेंड करता है और उस हिसाब से वो चीज फैलती है। तो मेरे ख्याल में तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो रेलेवेंट होता जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात आपने ये बात की कि बजट जो है उसके अंदर वो टैक्सेशन का जो इम्पैक्ट है सैलरी क्लास पे लिखा गया है। देखिए, अगर इसका जवाब है तो उसका जवाब ये है कि बजट का जब प्रपोजल आ रहे थे, आप उसको थोड़ी सी आप इसकी हिस्ट्री को देखें कि जब पाकिस्तान के मतलब पिछले 3-4 महीने की हिस्ट्री आप देखें, 2-3 महीने की खासतौर पे, आईएमएफ के साथ एक नेगोशिएशन चल रही है नए प्रोग्राम की, ठीक है जी। उस नई प्रोग्राम की नेगोशिएशन के अंदर जो है आपने एक बजट फ्रेमवर्क रखा था कि जी ये बजट फ्रेमवर्क इज अ पार्ट ऑफ दैट, और मीडियम टर्म अगले 3 साल का प्लान जो है वो होगा। जब आईएमएफ का पाकिस्तान को जो ऑफर था वो तकरीबन का था नहीं, मतलब एक अंदाजा था कि वो $6 अरब का, $6 बिलियन का होगा, 3-3.5 साल का प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान जो था कि वो अपना जो फुल कोटा एलोकेशन है जो रहती है इसकी, जो इतना हुआ है उसके बाद वो तकरीबन $7.6 बिलियन है। पाकिस्तान चाह रहा था कि वो आए, तो उसके पास था कि ज्यादा पैसे आ सके, जरा रूम ज्यादा बन सके। फाइनेंस मिनिस्टर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर कुछ खास बात कर रहे हैं। तो जब उन्होंने इस तरह की बातें की तो आईएमएफ ने एक अपना प्रपोजल देखा जी, कि भेजा कि ये जी आपके नंबर्स होंगे, आपका जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट है एफडीआर का वो 12.9 ट्रिलियन होगा, जो तकरीबन 40% की ग्रोथ है इस साल के जो नंबर आ रहे हैं। उस पर उन्होंने बहुत सारे नए टैक्सेस प्रपोज किए। उसमें यह था कि जी सैलरीड इनकम के ऊपर जो है मैक्सिमम टैक्स स्लैब जो ले जाए हम, जो टॉप स्लैब जो होती है, मार्जिनल स्लैब होती है, 45% पे ले जाए। उसमें यह भी था कि नॉन सैलरीड के 45% ले जाए। फिर उसमें यह था कि जितना की भी इनकम होती है, जैसे आपकी कोई कैपिटल मार्केट की इनकम होती है, आपने कोई वहां पे कैपिटल गेन किया, आपने कोई डिविडेंड लिया, आपने कोई बॉन्ड के ऊपर जो है आपकी इनकम आई, या आपने रियल एस्टेट के अंदर कोई रेंटल इनकम आई, सो एंड सो फोर्थ, उन सारी को भी नॉर्मल इनकम टैक्स को रेट किया जाए, यानी कि उनका भी टॉप मार्जिन स्लैब 45% का हो जाएगा। फिर इसके अलावा और भी कुछ टैक्सेस थे कि जी रियल एस्टेट पर टैक्स लगाया जाए, वो तो चले कुछ उन्होंने लगाया भी है। फिर उसके अलावा था एक्सपोर्टर पर टैक्स लगाया जाए, वो भी उन्होंने लगाया है। फिर उसके अलावा था कि रिटेलर एंड ट्रेडर के ऊपर टैक्स लगाया जाए, जहां पे गवर्नमेंट के ये हम नहीं कर सकते, उन्होंने रिटेलर ट्रेडर के ऊपर कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया। और इस तरह एग्रीकल्चर के ऊपर भी बात थी कि उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाए, जो कि चूंकि वो सूबों का है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, उन्होंने लगाया। तो फेडरल गवर्नमेंट ने ना ना तो उन्होंने वो टैक्स लगाया कि एग्रीकल्चर पे, ना उन्होंने टैक्स लगाया एज सच कोई उन्होंने रिटेलर एंड ट्रेडर्स के ऊपर, ना उन्होंने उसको जो है वो उन्होंने वो सैलरीड इनकम टैक्स और उसको बढ़ाया। तो वो कुछ उन्होंने कहा कि भाई आईएमएफ के आगे हाथ जोड़ दिए, कि वो हाथ नहीं जोड़ रहे, इन सेंस इट्स नॉट द राइट वर्ड, उन्होंने उनके आगे बोल दिया भाई बस हम ये नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू दैट, हमारे अवाम हमारे साथ नहीं है, हम आगे अवाम हमारे से नाराज है और हमारे पास ये रूम नहीं है, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते बस। एंड आईएमएफ हैड टू एग्री टू इट। आईएमएफ खामोश हो गया, क्योंकि आईएमएफ ने पाकिस्तान को प्रोग्राम देना आईएमएफ की मजबूरी है। तो आईएमएफ उस पर एग्री कर गया, और इत्तेफाक अब देखें ना, अब इत्तेफाक नहीं, जो एक आयरनी है, आयरनी वो ये है कि जी मतलब कि आपने 12.9 ट्रिलियन का जो बजट आ गया, जो एफबीआई का रेवेन्यू टारगेट था,
उसमें कोई तब्दीली नहीं करी हुई। वो 12.9 ट्रिलियन का ही रेवेन्यू टारगेट है, लेकिन आपने बहुत सारे इसमें से टैक्स जो हमने बात की है वो काट दिए गए। ठीक है जी, और कुछ आपने कर दिए। फिर हाँ, जैसे बात हुई कि उन्होंने कहा था जीएसटी के एग्जेम्पशंस हैं बहुत सारे सेक्टर्स पे, उसको खत्म की जाए। उन्होंने कुछ की खत्म की है, कुछ की नहीं खत्म की है। तो वो इस तरह से उस सब को करने के बावजूद भी जो है वो टारगेट अभी भी 12.9 ट्रिलियन है। आपको 50% की जो है वो इनकम टैक्स ग्रोथ चाहिए, 35% की आपको जीएसटी ग्रोथ चाहिए। चलो जीएसटी में एग्जम्पशन खत्म की हैं, कुछ ना कहीं से आएगा, बट इनकम टैक्स में 50% की ग्रोथ कहाँ से आएगी? तो ये नंबर्स ऐड भी नहीं कर रहे हैं। फिर उसमें उन्होंने सैलरी क्लास के अंदर ये किया कि जो उन्होंने मैक्सिमम स्लैब जो है वो तो 35% रखी, जो जो लेकिन जो नीचे वाले हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीने के कमाने वाले हैं, उनका टैक्स बर्डन बढ़ा दिया, जिसपे लोग बड़ा एतराज कर रहे हैं कि भाई ऑलरेडी उनके पास इतना बर्डन है, आपने उन पे और बढ़ा दिया। जबकि आपने रिटेलर ट्रेडर को आपने फिर नहीं छेड़ा, जबकि एग्रीकल्चर वाले को आपने फिर नहीं छेड़ा, फिर भी आपने अपनी अपनी जो मतलब ऑस्टेरिटी जो है वो बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। प्राइम मिनिस्टर साहब जो मतलब इस सारी प्रोसेस को चेयर कर रहे हैं, पीएम हाउस की रेनोवेशन के लिए उन्होंने ठीक ठाक पैसे दे दिए। फिर पार्लियामेंटेरियन बजट के लिए सारे एमपीएस के तो खैर सूबों को तो बहुत पैसे मिल रहे हैं, वो तो यशी करेंगे, चाहे वो केपी हो या पंजाब हो, वो तो भंगड़े डाल रहे हैं। उनके अगर फाइनेंस मिनिस्टर से बात करें तो वो तो हंस रहे होते हैं। ठीक है ना, कि सारा बर्डन सारी गालियां जो है सेंटर को मिलेगी और हम ये करेंगे। आप अगर देखें सूबों में मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब भी फेडरल गवर्नमेंट से डिस्टेंस कर रहे हैं। केपी के अंदर जो अली गंदापुर और मुजम्मिल है, वो लोग भी बड़े खुश हैं तो कि उन्हें पैसे बहुत मिल रहे हैं। तो वो तो सूबे तो सिंध में जो है और बलूचिस्तान में जरदारी साहब तो कह के ही नहीं रुक रहे होंगे। प्रेसिडेंटशिप भी मिल गई उनको, 2 सूबे भी मिल गए, मलाई खाएं तुम मंगल के, और बर्डन यहाँ पे पड़ेगा। तो वो अनफॉर्चुनेट वो सारा सिलसिला उसी तरह है जिस तरह से है, और बजट के नंबर्स ऐड अप भी नहीं हो रहे, और बर्डन आपका नेचुरली आपका पड़ेगा। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। नादिया, अगर आप इस वक्त जो है एक दूध का डब्बा लेने जाती हैं, 1 लीटर का दूध का डब्बा जो मिलता है वो तकरीबन 300, फिर उसके ऊपर की है तो उनकी जो उनकी कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये 25% बढ़ जाएगा, यानी कि दूध का डब्बा जो 300 रुपए का था वो आपका 300 मिल्क जो बच्चों के लिए होता है, जो आपका नीडो होता है, वो सब कुछ महंगा हो जाएगा। और इस तरह से और बहुत सारी चीजें हैं। आपकी स्टेशनरी जो है उस पर 10% टैक्स लग गया है, जीएसटी। स्टेशनरी महंगी हो जाएगी आपकी, बहुत अदवाइयात है उसमें कुछ महंगी होंगी कुछ नहीं होगी। तो बहुत सारा एक इन्फ्लेशन का बर्डन इस तरह से आएगा, प्लस मिडिल क्लास की इनकम को आपने और स्क्वीज कर दिया है। फिर आप देखिए एक जगह एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लोग जो होते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो प्रोफेसर होते हैं, वो अच्छे प्रोफेसर जो होते हैं वो बाहर उनको बड़ी अच्छी ऑफर होती है, वो पाकिस्तान आते हैं पीएचडी करके अच्छी यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे आके पढ़ाते हैं। तो उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए उनके इनकम टैक्स पे कुछ सब्सिडी थी वो खत्म कर दिया, तो उनकी भी वो 30-35% का टैक्स इम्पैक्ट जैसे लम्स के अभी वो सीएफओ ने एक ट्वीट भी की थी या लिंक्डइन की पोस्ट ही मैं पढ़ रहा था, वो उनके मुताबिक के जो जितने इस वक्त एम्प्लॉइज है यूनिवर्सिटी के, जो प्रोफेसर ऑल दैट है, उस पर 33% का इम्पैक्ट आ जाएगा टैक्स का। तो वो हमारा एक दोस्त है, वो तो कहता है हमारा इंक्रीमेंट तो बढ़ गया। तो बहरहाल अब वो अनफॉर्चुनेट बात है। तो ये सारी चीजें हैं, तो लोगों पे बर्डन तो बहुत पड़ रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। सही। सर, जरा सा अब मैं इसके हवाले से भी पूछना चाहूंगी कि जो हमारे यहाँ जो मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद जो है वो नॉन फाइलर्स भी है, वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो टैक्स उनको नहीं उनके ऊपर लागू है। वो 30% ऑलरेडी, चाहे वो मार्केट में, क्योंकि मार्केट की पोजीशन ऐसी होती है, इकोनॉमी कंडीशन को देखते हुए मार्केट बड़ी जो है अप एंड डाउन चल रही होती है, तो कभी वो एग्जिट भी कर जाते हैं, कभी वो काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो टैक्स 30% जो है उनके ऊपर वो दे रहे होते हैं। अब मजीद जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद नहीं होना चाहते, जो एफबीआर के आगे अपने आप को शो नहीं करना चाहते, इसमें उनका कसूर एक तरीके से मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ का सिस्टम कुछ इस तरह का होता है कि लोग खुद भी जो है जरा सा कि वो कहीं प्रॉब्लम में ना आ जाए, वो नहीं चाहते कि वो उनकी वो जो है अपने एफबीआर को अपने असासे शो करें और जो है फाइलर की साइट को अडॉप्ट कर सकें। तो यहाँ पर अब उनको जो 45% जो उनको कैपिटल गेन के उनके ऊपर जो टैक्स पड़ गया है, वो तो मार्केट से एग्जिट ही होंगे, क्योंकि हमारी काफी लोगों से बात हुई है और उन्होंने यही कहा कि हमें इतना तो जो है हमें इतना बेनिफिट होता नहीं है, क्योंकि मार्केट की पोजीशन काफी जो है अप एंड डाउन चल रही होती है। बजट से पहले आपने खुद देखा था कि मार्केट एक करेक्शन मोड में काफी थी। तो
उस सिलसिले में तो अगर इस तरह का एक क्राउड जो है वो अगर मार्केट से निकल के चला जाएगा, तो फिर ये मार्केट के लिए बड़ी अलार्मिंग बात नहीं है। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि जो है क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए? क्योंकि इन्होंने तो ये लगा दिया है, अब आगे फर्दर इस चीज़ को किस तरीके से किया जाए, क्योंकि वो लोग तो एग्ज़िट कर जाएँगे, जो है इस वक़्त वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि भई हम एफबीआर के पे जो है अपने आप को शो करें। तो ऐसी सूरत हाल में तो जी, मार्केट तो सर्वाइव पे आ जाएगी। देखिए नॉन फाइलर का तो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में होना नहीं चाहिए। पहले मार्केट के सवाल से पहले जरा मैं नॉन फाइलर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लूँ। हुँ, कि नॉन फाइलर तो एक खामखा की इस्लाह है, जो अगेन हिस्ट्री में देखे जाए तो 1990s में जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस वक्त ये हफीज पाशा साहब और इसहाक डार साहब उस वक्त ये पार्ट थे, सरताज अजीज से, ये सारे इस टीम के पार्ट थे। ठीक है जी। और इन लोगों ने मिलके एक कॉन्सेप्ट निकाला था कि जी लोग तो वैसे तो टैक्स देते नहीं है, तो हम टैक्स को के 1980s के बाद जो काला धन पाकिस्तान में आया था वो जंग की वजह से, तो उसके बाद से टैक्स देने का रुझान पाकिस्तान में काफी कम हो गया हुआ था। तो उन्होंने कहा ये तो टैक्स देते नहीं है, और अब आईएमएफ है वो हमें बोलता है, उससे आईएमएफ का डंडा था 98 में भी, आप देखेंगे हम डिफॉल्ट कर रहे थे, बल्कि डिफॉल्ट किए भी थे। हुँ, तो और वो उस वक्त जो है उन्होंने कहा कि जी एक नया कॉन्सेप्ट लगा दिया जी, विद होल्डिंग टैक्स का। विद होल्डिंग टैक्स चलना शुरू हुआ। ठीक है जी। वो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो हमारा वो बहुत बड़ा जो है ना एक जानवर बनता रहा कि जी विद होल्ड कर देंगे, कोई रिटर्न में तो फाइल नहीं करता। अच्छा जी, फिर दो फास्ट फॉरवर्ड 2013 के अंदर जो है ये बात हुई कि जी फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी हम फाइल ही नहीं करते हैं, हम इस पूरे नेट से निकल जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जी हाँ जी, जो फाइल नहीं करता उस नॉन फाइलर के ऊपर हम पेनल्टी लगाना शुरू कर देते हैं, रादर देन के नॉन फाइलर जो है मतलब उसका होने नहीं चाहिए, जो टैक्स चोरी करता है उसको तो जेल होनी चाहिए। जो टैक्स नहीं देता उसके कारोबार उसके ऊपर उसको उसको कदर लगनी चाहिए। भाई अमेरिका के अंदर जाए, वहां पे जो है कोई ड्रग डीलिंग करता है वो इतना नहीं डरता होगा वो ड्रग डीलिंग से, जितना वो ड्रग डीलिंग के बाद जो पैसा है उसको मनी लॉन्डर ठीक तरह से नहीं करता कि वो वहां की जो टैक्स अथॉरिटी है उससे 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 डरता है। तो टैक्स अथॉरिटी पे सबसे ज्यादा डरा जाता है, यहाँ पे तो टैक्स अथॉरिटी को मजाक बनाया होता है। तो वो विद होल्डिंग टैक्स उन्होंने नॉन फाइलर पे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो बढ़ाते गए फिर नॉन फाइलर क्या कहता है, अच्छी बात है तुम लो ये पारे को, हम सिस्टम से बाहर रहेंगे। और ये आज तक वो सिलसिला चलता रहा। और अब अगर आप 2013 से आज तक अपने अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के साइज देखें तो वो ठीक ठाक बड़ा हो गया है। और आप देखें तो करेंसी इन सर्कुलेशन जो इसका एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, वो बहुत तरीके से ग्रो की, उसके बहुत सारे अपने मसले हैं। अब इस बजट के बाद इन्होंने क्या किया कि नॉन फाइलर पे ज्यादा टैक्सेस और बढ़ा दिए, जैसे मार्केट की बात की और तरह के टैक्सेस बढ़ा दिए। इसके बाद एक अच्छी चीज है कि नॉन फाइलर पे मीम बनने शुरू हो गए हैं कि नॉन फाइलर पे बहुत सारे आपने देखे होंगे मीम बन रहे हैं। जी, तो जी। ये मीम जो है ना ये सोशल प्रेशर डालेंगे और डाल रही हैं। और एक तो फाइनेंशियल प्रेशर भी एकदम, क्योंकि आपने रेट बहुत बढ़ा दिया है तो वो भी बढ़ रहा है, और दूसरा सोशल प्रेशर भी बढ़ रहा है कि जी भाई आप रिटर्न फाइल करें। तो विल फाइंड आउट कि जी ये प्रेशर कितना बिल्टअप होता है, कितने लोग इसमें सिस्टम में आते हैं नहीं आते। तो ये एक इसमें मतलब इट्स अ मिक्स काइंड ऑफ सिचुएशन इस बजट में कि आपने रेट भी बढ़ा दिए हैं जरा नॉन फाइलर पे, फिर अगर उसकी सिम ब्लॉक कर रहे हैं, कल को उसका ट्रैवल और उसकी और चीजों को भी आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे, तो वो चीजें जो है उस पर वो डिटर्मिनेंट आना चाहिए और सोशल प्रेशर भी आना चाहिए। तो वो जो टैक्स दे रहा है उसको ये समझ आ गई है कि भाई मैं जो ज्यादा टैक्स दे रहा हूँ उसमें दो वजूहत है। एक तो हुकूमत की इनएफिशिएंसी और हुकूमत का और पार्लियामेंटेरियन और पूरे उसकी मशीनरी जो नीचे है उनका लेविश स्पेंडिंग एंड ऑल दैट, वो उनके लिए मैं दे रहा हूँ। दूसरा ये है कि जो नॉन फाइलर है जो 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 पैसा बहुत बना रहा है लेकिन मुझसे वो नेट से बाहर आ रहा है, तो उसके हिस्से का भी मैं दे रहा हूँ। तो वो एक वो अच्छी बात है कि वो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, वो एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि दूसरा नॉन फाइलर का तो कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए सिरे से। ये नॉन फाइलर होती क्या चीज है? हर किसी को अपना टैक्स फाइलर रखना चाहिए। अच्छी अच्छा, ये बात हमारी खत्म होती है। तो अब मार्केट के अंदर जो आपने बताया कि 45% नॉन फाइलर है, बिल्कुल सही हो गया। अब नॉन फाइलर है मार्केट के अंदर तो बिल्कुल नहीं यूज रहेगा, या तो वो फाइल कर देगा निकल जाएगा। बट मेरा नहीं ख्याल मार्केट में इतना फर्क पड़ेगा। मेरी जितनी मार्केट के अंदर फंड मैनेजर से आगे पीछे बात हुई है, जितने इन्वेस्टर से बात हुई है, वो कहते हैं नॉन फाइलर को गोली मार दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो और आपने मार्केट की बजट के बाद मूवमेंट भी देखी है, तो मार्केट रॉकेट हुई हुई है। तो इस रॉकेट मार्केट में मेरा नहीं ख्याल नॉन फाइलर की वजह से को बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा एज सच। जब क्योंकि फाइलर जो है वो मार्केट में, क्योंकि हमारी मार्केट जो है बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट हो गई है, तो फाइलर के साथ ही है। तो मेरे ख्याल में इसका जवाब ही आपका होता है।
सही। अच्छा सर, अब जरा सा हम बात कर लें, ये तो आपने बात थोड़ी क्लियर कर दी, लेकिन फिर भी जो है अभी आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ये नाउन फाइलर और फाइलर की ये जो जंग है ये कितनी कामयाब होती है आगे। और जो है सर, अब जरा आपकी ट्वीट के ऊपर मैं बात करना चाहूंगी कि आपकी जो है गुज़िश्ता रोज मतलब पहले आपकी ट्वीट आई थी और उसके बाद ही हमने देखा कि मार्केट जो है वो 2000 पॉइंट्स जो है वो गिर गई। और जो है लोगों ने इस बात की बड़ी हाइप क्रिएट की कि जो है उनका जो काफी लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने एक तरीके से आपकी ट्वीट को ही जिम्मेदार समझा गया। और तो सर, इस हवाले से आप क्या, और जैसे कि आपने जैसे देखा कि बजट के बाद जो है एकदम से 45% जो है वो टैक्स भी आया, तो थोड़ी सी इस खबर की आप जरा सी तरदीद कर दें हमारे देखने वालों को, क्योंकि जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये सारा कुछ जो है ट्वीट के बाद हुआ है, तो थोड़ा सा आप इसके हवाले से तरदीद करें इस खबर, ये जो एक न्यूज और एक र्यूमर मैं कहूंगी जो मार्केट में चल रही है, थोड़ा सा इसके ऊपर आप बताएं हमें जी। देखिए, मैंने जो बात की थी वो मैंने उस पर लिखा था कि जी वो ट्वीट की, उसके बाद मैंने उस पर दोबारा ट्वीट की, उसके आधे घंटे के अंदर अगर आप जाके देखें मेरे ट्विटर हैंडल पे मौजूद भी हैं दोनों ट्वीट। और वो यही थी कि जी मैंने पहले तो ट्वीट में कहा था कि वट एवर द टैक्सेस आर देयर लाइकली टू बी, फिर आगे उन्होंने कहा दीज आर द प्रपोजल एंड अंडर नेगोशिएशन, उसके आधे घंटे बाद मैंने कर दी थी। ठीक है, तो ये जो चीज है आपका, अगर उसको आप देखें तो भाई वो उन्होंने IMF ने, मैं आपसे पहले भी जिक्र किया कि 45% के टैक्स प्रपोजल्स थे इनकम टैक्स पे, और आपने कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम एंड ऑल दैट इनकम को नॉर्मल इनकम पे तोड़ करना है, तो उसका ये मतलब है कि उस पर 45% टैक्स हो जाएगा। दीज वर द प्रपोजल वेरी मच इन दी मार्केट, और उसके अंदर थे वो और IMF की तरफ से आए थे और गवर्नमेंट इस पे निगोशिएट कर रही थी, और लोगों को पता भी था। जब मैंने ट्वीट की तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप जो बात कह रहे हो हम यही बातें सुन रहे हैं। मतलब मैं इस वक्त उठ के एक भी ट्वीट कर देता हूँ भाई, कुछ भी बोल देता हूँ, तो उस पर क्यों इम्पैक्ट आएगा भाई? जब वो लोग देखेंगे हाँ इसने ये बात की है, चार बंदों से पूछेंगे, वो कहेंगे हाँ जी ये वाकई डिस्कशन हो रही है, फिर जाके मार्केट ट्रेड करेगी नहीं करेगी, और मार्केट का रिएक्शन होता है क्या होता है इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है जी। अच्छा, अब उसमें दो तरह के लोग हैं। अब आपने कहा लोग कमेंट कर रहे हैं, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग तो वो है जो ये बात कर रहे हैं, ठीक है, और मैं अकेला नहीं था। आप अगर जाके उसमें देखें तो उससे 2 हफ्ते पहले तक मुख्तलिफ अखबारात के अंदर, मुख्तलिफ न्यूज रिपोर्ट्स के अंदर ये बात हो रही थी, टैक्स रेट हाई हो रहा है, नॉर्मल इनकम में इनको ट्रीट किया जाएगा, और जो इनकम टैक्स रेट होगा। और उसके बाद मैंने 45% का नंबर किसी ने नहीं यूज किया था, और मेरी ट्वीट के बाद 2 दिन बाद बजट से पहले भी किसी ने रिपोर्ट किया कि ये 45% की प्रपोजल मार्केट में आई हुई है। तो इसका मतलब है कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, अगर गलत है तो मुझे साबित कर दो इसको, नंबर 1 की जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरे एक तो वो लोग हैं कि कहते हैं जी उसकी वजह से मार्केट गिर गई, लोगों को पता चल गया और मैंने नुकसान करा दिया, ये इनकी जो इनका व्यू है। दूसरी तरफ एक और लोग हैं, एक और सेट ऑफ पीपल है, वो एक मार्केट के लोग की बात करूं, जो मुझे ये बता रहे हैं, जो उन्होंने ट्वीट पर भी लिखा है, आगे लोगों ने लिखा, वो भी पढ़ सकती है जाके। उन्होंने ये लिखा है कि जो उस ट्वीट और उसकी वजह से जो प्रेशर बिल्ड हुआ है कि 45% टैक्स हो गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हुकूमत पे इतना प्रेशर बिल्ड हुआ कि हुकूमत ने इसमें 15 से 20 या 25% भी इंक्रीज अगर करने का सोच रही थी, उसने वो भी छोड़ दिया। और मार्केट देखें, मार्केट हालांकि आप देखें कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आप अगर उसको देखें तो उसमें वो खत्म हो गई है, कदरन जो है वो टाइम लाइन की खत्म हो गई है। कि पहले होता था ना कि इतने साल बाद करेंगे तो आपका कम हो जाएगा, तो अब वो फ्लैट हो गया है 15% बच्चे जाएगा, ठीक है। और दूसरा नॉन फाइलर तो आपने बताया 45% हो गया है। तो ये जो चीज है, आप अगर ये देखें, म्यूचुअल फंड पे भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड में से लोग पैसे निकलेंगे तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद मार्केट रॉकेट क्यों हुई, एक उसकी वजह ये, जो लोग मुझे कहते हैं, मुझे नहीं पता, कि जी आपने मौत दिखा के बुखार को गले लगा दिया, कि भी 45% के टैक्स का मौत दिखाई उन्हें, और एक छोटा सा ये बुखार हो गया कि जी फ्लैट टैक्स हो गया, नॉन फाइलर पे 45% हो गया, इसको कुछ हो गया। तो इसे बोथ वे तो लोग एट इट, और जिस तरह लोग देखते हैं वो करें, मैं उस पर क्या कर सकता हूँ? मैंने एक इन्फॉर्मेशन, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दी, वो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन मार्केट में थी कि ये प्रपोजल है, इस पे निगोशिएशन चल रही है, और उसकी वजह से प्रेशर और पड़ा, और वो निगोशिएशन मार्केट के फेवर में खत्म हो गई। दैट्स अबाउट इट। सही, बिल्कुल सर। अच्छा सर, चलो एक ट्वीट की जहां तक बात हुई है तो एक और एक ट्वीट के ऊपर हम बात कर लेते हैं। एक ट्वीट जो है जैसे कि एक दो लोग हैं, उनके पास पिस्टल होती है, एक के पास खाली पिस्टल है और दूसरे के पास भरी हुई पिस्टल है, लेकिन दोनों एक दूसरे को इक्वली धमकी उस वक्त तक देते हैं जब तक
गोली चलने की नौबत नहीं आती है। तो सर इसी तरीके से अभी हमने देखा कि नवाज शरीफ ने एक ट्वीट दिया था मोदी के लिए, लेकिन मोदी ने उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। एक तरीके से उनका ये था कि हमें पाकिस्तान से इस वक्त कोई बात होगी ही नहीं। तो सर ये मुझे पूछना है कि हमारे जो टैंकों में जो डीजल है वो जो है वो एक्सपायर होने के लिए रखे हुए हैं, क्यों नहीं कोई जवाब देता है? आखिर क्या वजूहात है? क्यों इस तरह की नौबत आती है और जो है मतलब हम कोई रिएक्ट नहीं कर पाते? तो थोड़ा सा इस हवाले से आप बताएं। देखिए, टैंकों की डीजल वगैरह पे मैं आपसे क्या कमेंट करूं। बात यह है कि हम मिलिटरली या हम इकोनॉमिकली हम या ग्लोबल पोजिशनिंग में भी वे क्लोज टू इंडिया। ठीक है जी, हम एक न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, वो एक हकीकत है जिसके ऊपर जाके मतलब हमारे हम एक बहुत बड़ा थ्रेट है उनके लिए और दूसरे मुल्कों के लिए। बट अदरवाइज हमारा और उनका कोई कंपैरिजन मेरा नहीं ख्याल अब बनता है करना। लेकिन बहरहाल बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात का बेहतर होना पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखें दुनिया में जितनी मुल्क जो है तरक्की किए हैं, जितने रीजन तरक्की किए हैं, वो रीजन की अपनी इंटीग्रेशन की वजह से बहुत तरक्की करते हैं। चूंकि इंडिया एक खुद से बहुत बड़ा मुल्क है, उसको उस इंटीग्रेशन के बगैर तरक्की कर गया। लेकिन उसके साथ के मुल्क जो है उनमें उन इंटीग्रेशन की बहुत सख्त जरूरत है पाकिस्तान के लिए। जैसे ही आप अगर कनाडा अमेरिका की एग्जाम्पल देखें तो कनाडा की बहुत सारी ट्रेड अमेरिका के साथ होती है। आप आसियान में देखें तो चाइना के साथ जो मुख्तलिफ वियतनाम और बहुत दूसरे मुल्क हैं, कोरिया वियतनाम के साथ की वजह से वियतनाम जो है बहुत ज्यादा ग्रो कर गया। और इसी तरह आप वो अमेरिका की वजह से वो जो है वो साउथ अमेरिका के मुल्कों के अंदर भी जो ग्रोथ आती है उसमें आती है। तो पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोई ट्रेड का खुलना, वहां से इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट का खुलना और इंडिया के साथ एक एक बॉर्डर जो है वो पोरस होना, और जिस तरह के यूरोपियन बॉर्डर्स पोरस होते हैं या अमेरिका कनाडा का बॉर्डर पोरस है, तो उस तरह का हो जाएगा तो पाकिस्तान का उसमें बहुत फायदा है। इसमें तो मेरे ख्याल में कोई शक ही नहीं है। ठीक है जी, बहरहाल पाकिस्तान पहले पाकिस्तान भी कभी नहीं चाहता था होना इस तरह से इंडिया ने, बल्कि कोशिशें 90s में और उस वक्त इंडिया ज्यादा शायद कर रहा था। बट 90s में भी आप देखें वाजपेयी के साथ वो चल रहा था, ये 2000 में भी चला था, तो उसमें वो फिर कागल हो गया एंड सो वो फिर मुंबई अटैक हो गया, तो उसके बाद तो देयर इज नो पॉइंट कमिंग बैक। मुंबई अटैक के बाद तो वो पूरा मुद्दा पाकिस्तान पे वहां पे एफएटीएफ एंड ऑल दैट वो सारी स्टोरी है। आज ये है कि जी मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा था, जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे थे तो उस वक्त एक बहुत बड़ी बात की जाती थी, जो बहुत लोग कहते थे कि नवाज शरीफ के आने की बहुत बड़ी ये बात है कि वो इंडिया के साथ पाकिस्तान की दोस्ती करेगा। और अगर नवाज शरीफ की वो पहली और वन ऑफ स्पीचेस जो इलेक्शन से पहले हुई थी जिसमें उन्होंने वो कबूतर भी उड़ाए थे, ठीक है ना, तो वो कबूतर सफेद उड़ाने और वो सारा उन्होंने उसमें इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन की बात भी की थी और सारा कुछ हुआ था। और हमारे यहाँ ये कहा जा रहा था कि जी इंडिया में चूंकि इलेक्शन सीजन चल रहा है और मोदी तो नो डाउट अबाउट आ जाएगा, यहाँ पे भी नवाज शरीफ आ जाएगा नो डाउट अबाउट, ठीक है ना, तो ये दोनों आ जाएंगे। और अभी इंडिया में चूंकि वो रेटरिक चल रहा है उस तरह का कि जी इंडिया एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट बिकता है इलेक्शन से पहले, तो इलेक्शन के बाद चीजें ठीक हो गई। तो इलेक्शन इंडिया में भी हो, इंडिया में भी इलेक्शन का थोड़ा सेटबैक तो मोदी को आया है, तो वो अब उसको किस तरह देखता है क्या करता है वो इंडिया की साइड है। हमारी साइड में ये हुआ कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो तो मतलब लोग तो ये कहते हैं कि जी फॉर्म 47 पे जीते हैं वो अपने हल्के से, वरना यास्मीन राशिद साहिबा वहां से जीत जाती। तो नवाज शरीफ साहब मतलब कि इसमें कोई ना गवर्नमेंट में कोई पोजीशन भी कोई नहीं है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी पंजाब पे ज्यादा है, सेंटर के अंदर तो मतलब उनकी इतनी सही भी नहीं है इस वक्त जितनी होनी चाहिए थी। वहां पे आईएमएफ की से है, एस्टेब्लिशमेंट की से है, तो के औरंगजेब साहब जो है वो है पीएमएलएन के, बट वसाकदार साहब तो नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर जो नवाज शरीफ के खास आदमी है। तो और नवाज शरीफ की अब वो क्रेडिबिलिटी, वो नवाज शरीफ की वो अथॉरिटी, नवाज शरीफ की वो वेट जो होता है ना पोलिटिकल वेट, मेरा ख्याल है काफी वो लूज कर गए हैं इस इलेक्शन के बाद। और अब आगे जनरल आप एक एनालिसिस देखें तो लोग ये कहते हैं कि जो पीएमएलएन डिमाइसिंग वो खत्म हो रही है, उसका नैरेटिव भी नहीं रहा, और पीटीआई जो है वो राइज कर रही है एज वो, और वो करती जाएगी जब तक उसकी हुकूमत नहीं आती। तो मुझे बताइए कि ऐसे मौके पे नवाज शरीफ की बात को इतना सीरियसली क्यों ले कोई, जब नवाज शरीफ के पास ना पॉलिटिकल वो वेट है ना वो सारा कुछ है, तो फिर मतलब मैं मुझे हूं तो मैं मतलब कहूँ कि भाई मैं क्यों लूँ उसको, मतलब ये ठीक है ना, मतलब ये ना खुद ये वजीर आजम है, तो ना इसकी अपनी सीट जो है वो फॉर्म 47 पे है, इसकी हुकूमत जो है वो इस तरह लटकी हुई है, तो पूरी एक है अवाम का हाई इनके ऊपर प्रेशर है। तो देखें जब जब इस तरह के ताल्लुकात को लेके चलते हैं तो अवाम साथ लेके चलती है। तो एक लीडर जिस तरह 2013 के अंदर नवाज शरीफ साहब आए थे, तो उस वक्त एक वो मैंडेट के साथ आए थे, उस वक्त वोट पड़ा था। उस वक्त जब वो नाश्ता करने मोदी साहब आए थे तो वो एक बड़ी बात होनी थी, बट वो खैर हमारे लोगों को पसंद नहीं आई।
तो और अब हमारे लोग वो चाहते हैं वो करने, लेकिन वो उनको जवाब नहीं दे रहे। तो मेरे ख्याल में एक वजह है कि इंडिया की अपनी जो इंटरनल डायनामिक्स है इलेक्शन के बाद, वो वजह है। दूसरी वजह ये है कि नवाज शरीफ के पास अब वो वेट नहीं है, पॉलिटिकल वेट बहुत यूज कर चुके हैं, हल्के हो गए हैं। मैं कहने का मकसद ये है। सही। सर, अब जैसे कि बात हो रही है यहाँ पर, तो जैसे इंडिया का अगर हम देखते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो अमेरिका है। और अगर हम अपनी बात करें तो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनमें हम चाइना को कहते हैं, और जो है एक तरीके से एक हमारा जो है सऊदी अरब भी हमारे दोस्त ममालिक में आता है। लेकिन अगर हम चाइना का अगर हम देखें तो जैसे उसका पावर प्रोजेक्ट था सी पैक में, चाइना ने उसमें करोड़ों डॉलर्स उसमें कमाए। लेकिन अगर हम उस मुआहदे में पाकिस्तान को देखें तो एक तरीके से पाकिस्तान का तो दिवाला निकल गया है। और जो है इसी तरीके से जो है हम अगर सऊदी अरब के भी इनके मुआहदे देख रहे होते हैं तो उसमें पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो जो दोस्त होता है सर वो तो साथ देता है। अब जैसे आप इंडिया की हालत देख लें आज, और आज पाकिस्तान की देख लें, इंडिया कितना आगे तक थ्राइव कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान उस तरह से नहीं कर रहा। तो दोनों के जो दोस्त हैं उनकी जो किरदार है उन मुल्कों के लिए, तो उसमें देख के आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में फर्दर अभी यहाँ पर क्या ये होना चाहिए फर्दर? आप क्या समझते हैं इसको कि ये जो दोस्ती है ये कैसी है? उनकी दोस्ती तो बड़ी अच्छी है, लेकिन हमारी दोस्ती हमारे लिए कोई फायदेमंद नजर नहीं आ रही। देखें, जो मुल्क होते हैं ना और इकोनॉमी जो होती हैं, उनके अंदर जो इंटरेस्ट होते हैं वो कमर्शियल, पॉलिटिकल, जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो होते हैं ना, उसके बेसिस पे डिसीजन हो रहा होता है। वो डिसीजन ऐसे उस पे नहीं हो रहा होता है सिर्फ जो आप बात करें ना उसके कि ये कि दोस्ती है। और अगर हम दोस्ती देखें तो हमारी दोस्तों ने बहुत मदद की है। मैं मतलब इसको आप इस तरह देख लें कि जी दो दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं कई, और आपके और आप जो हैं वो मतलब जो है आपका कारोबार ठीक नहीं चल रहा, आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो आप अपने दोस्तों से जाके, अपने रिश्तेदारों से जाके हेल्प करते हैं। तो हम 1990 की दिहाई से तो पहले से ही कर रहे हैं, 1900 के 90 की दिहाई से तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। 1990s में जाके हमने सऊदी अरब से जाके जो है हमने वो को 500 या 600 मिलियन डॉलर लिए थे जो कभी वापस नहीं दिए। तो उस तरह से हमने उनसे तो सब्सिडी, वो हम ऑयल से फैसिलिटी लेते रहे, तो उधर से वो हम वापस नहीं करते थे सारा कुछ। तो वो उस वक्त भी हमारी मदद करते रहे। हमारी इकोनॉमी का साइज उस वक्त छोटा था, 100 बिलियन के करीब इकोनॉमी थी हमारे यहाँ। कोई इतनी छोटी सी एक वो रूलिंग एलीट थी या एक बिजनेस एलीट थी जो कि फॉरेन ट्रैवल भी करती थी, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां भी इस्तेमाल करती थी, जिनके घरों में मतलब एसी सारा कुछ होता था, ये कुछ होता था। बाकी लोग बड़ी मच मिडिल क्लास थे और वो सारे एक तरह की जिंदगी या गरीब आदमी था, उनके छोटे छोटे खर्चे होते थे, तो उतने पैसे हमारे लिए बहुत होते थे। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ गया, हमारी मिडिल क्लास, हमारी जो अशरफिया है उसके अंदर ग्रोथ हुई है, और अब आपने देखा कि अब लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया, तो इस इकोनॉमी की जो नीड है वो भी फर्क हो गई है। अब इस इकोनॉमी में 500-600 मिलियन का फर्क नहीं, इसको बिलियंस ऑफ बिलियन, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए। अब बात यह है कि आपको टेंस ऑफ बिलियन डॉलर क्यों कोई इतने ज्यादा दे भैया? आप बड़ा होना चाहते हैं, आप एक गरीब है, आपने खाना नहीं पूरा हो रहा, आपकी दवाई नहीं आ रही है, आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, चलो उसमें कोई हेल्प करता है। अगला कहता है कि जी मुझे अच्छा घर भी चाहिए, उसमें मुझे एसी भी चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। भाई तो वो तो कर्जे पे नहीं मिलता, वो तो इमदाद पे नहीं मिलता, उसके लिए तो आप मेहनत करो, अपने आप को ग्रो करो और फिर उसको कमाओ। दुनिया का सोच यही है। कोई भी रिश्तेदार इस तरह आप कहता है कि भाई मैं तुम्हारी यशों के पैसे तो नहीं दूंगा, तुम्हारे फॉरेन ट्रिप के पैसे तो नहीं दूंगा, तुम्हारी छुट्टियों के पैसे नहीं दूंगा, हाँ तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, तुम्हारे बच्चों की तनख्वाही नहीं जा रही, तुम्हारे आम घर पे किराया नहीं भर रहा, तो तुम्हें मैं दे दूंगा। लेकिन अगर तुम उसको उठाते रहोगे तो कोई भी नहीं देगा। अब ये सूरत हाल हो गई है कि हम के हर इससे जाके इतने इतने पैसे ले चुके हैं। अभी भी देखें, सऊदी अरब ने आपको 3-4 अरब डॉलर जो आपको दिए हुए हैं। अभी 2014 में देखें जाके सऊदी अरब ने आपको 1.5 अरब डॉलर दिया था। हमने उस यमन वॉर में नहीं गए तो नाराज हो गए, वो एक अलग बात थी, लेकिन 1.5 अरब डॉलर दिया, नो क्वेश्चन आस्क। कभी भी देखे तो 4 अरब डॉलर उन्होंने आपको डिपॉजिट में मेरे ख्याल दिए हुए हैं, और ये वापस नहीं जाने को, उन्हें भी पता। ठीक है ना? इस तरह सऊदी और चाइना ने आपको मतलब आपके साथ सीपैक के बहुत सारे प्रोजेक्ट किए थे। तो उस सीपैक जब चाइना वो कर रहा था, जो रेट चाइना दे रहा था, जितने प्रोजेक्ट लगा रहे थे, आप भी तो उसी तरफ से साइन कर रहे थे, आप करते। आपने नहीं सोचा इस पर, ये तो आपकी गलती है ना। वो तो चाइना तो आपको दे रहा था, चाइना ने दुनिया भर आपको कोल का प्रोजेक्ट नहीं लगा रहे थे, चाइना कहता है मैं लगा देता हूँ, आप जाके साइबल में कोल लगा देते हैं, आज वो प्लांट भी नहीं चलता है और आप उसकी इतनी पेमेंट चाइना को देने हैं, तो ये तो आपकी जाती है। तो ये एक बात है, ऐसी कोई दोस्ती वोस्ती नहीं होती। अब आप जाके वजीर आजम साहब कल आके कह रहे थे कि मैं लोगों के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं इमदाद मांगने नहीं आया, मैं इन्वेस्टमेंट मांगने आया हूँ।
जब आप साइड पे मोटरसाइकिल पे रुकते हैं ना, कोई कहता है यार मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया, मैं अच्छे घर का हूँ, मेरा मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया, मुझे थोड़े पैसे दे दे। या कोई आपका एक रिश्तेदार आता है, वो कहता है कि भाई मुझे मतलब मैं मेरी नौकरी नहीं है, मुझे कारोबार करना है, तो मुझे मेरे साथ को 1 करोड़ रुपया दे दें मुझे, मैं एक बड़ा कारोबार स्टार्ट करने लगा हूँ, तो आपको पार्टनरशिप में रहता हूँ। वो कहता है यार ये जिंदगी में कुछ कर पाया नहीं, 1 करोड़ रुपया दे दिया, पता नहीं क्या करेगा, जाया हो जाएगा। आप जाते जाते कहते यार ये 1 लाख रुपया ले और जाके 2 महीने घर का 4 महीने खर्चा लगा, अगले साल बात करेंगे। तो इनके साथ होना वही है कि वो जो इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, एंड में यही होना है कि $1 बिलियन किसी ने और दे देना है और कहना है कि भाई तू चला अपना घर पे खर्चा, इसी तरह से। तो ये होना है। और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट की ऑफरिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर लाता है, प्राइवेट टू प्राइवेट है, जी टू जी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, वो गले पड़ती है, जैसे सीपेक बढ़ी है इंडिया में। वो उनके वो उतने बड़े बड़े हो गए हैं, वो पूरी दुनिया के लोग बुला रहे हैं, इतनी बड़ी मिडिल क्लास है, सारी दुनिया उधर इन्वेस्ट कर रही है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा। इंडिया के अपने चैलेंजेस हैं, बट वो एक चैलेंजेस एक फर्क लेवल पे है। उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर ठीक नहीं है, सारा कुछ है। उनकी एफडीआई भी इस साल यूजुअली गिरी है, जो कहते हैं कि वो, बट वो चैलेंजेस एक डिफरेंट पैराडाइम पे, एक डिफरेंट लेवल पे है। हमारा लेवल कोई नहीं है, तो वी कांट कंपेयर दैट विद अस। तो वो हमारा जो लेवल है ना, हमारा लेवल तो बिल्कुल अभी वो नीचे वाला है कि वो कहता है भाई माफ करो। वो मुझे किसी ने उससे पूछा कि जी पाकिस्तान किस मुल्क से पैसे मांग रहा है, मैं कहा जो सामने आ जाए उससे मांग लेगा। तो वो तो हमारा तो ये हाल है, लोग तो हमारे से नजर कतरा के जा रहे होते हैं। हमारा तो वो हाल हुआ हुआ है। और ऊपर से हमारे वजीर आजम सब जाके कहते हैं इन्वेस्टमेंट को, भाई इन्वेस्टमेंट करने आते हैं यहाँ पे। आप ही के मिनिस्टर साहब उस दिन एक टीवी पे कह रहे थे जी कि हमारे पास कागज करने पूरी करने की सलाहियत नहीं है। आपके पास वही सलाहियत नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप सिर्फ बातें करते हैं, बातें करते रहेंगे। वो बातें जो है वो लोग सुन ली है, लोगों की भी बस हो गई है। वो अगले भी कहते हैं ठीक है यार तुम्हें डिफॉल्ट नहीं होने देना, आईएमएफ का प्रोग्राम भी दे दिया ना, 12.9 ट्रिलियन का टारगेट है, ठीक है, बैच नहीं हो रहे, प्रोग्राम मिल जाएगा ना, ठीक है जी। चाइना वाइना आपसे तो 4 बिलियन या वो चाइना की जो रीपेमेंट आपकी रहती है वो आपने नहीं क्लियर की ना। सऊदी अरब में $4 बिलियन वापस तो नहीं जाएंगे, रोल ओवर होंगे, सारे रोल ओवर होते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे, आप इस तरह चलेंगे। लेकिन आपको वो जो आप ग्रो करना चाहते हैं ना, कि हमें को पैसे दे दे, हम ग्रो करेंगे, हम शॉपिंग करेंगे, हम आइसक्रीम खाएंगे, हम थाईलैंड जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। सही। तो सर यहाँ पर जो है मेहनत क्यों नहीं हो रही है, गवर्नमेंट इस हवाले से क्यों नहीं सोच रही है? बीइंग अ मीडिया पर्सन, आप जो है एक बहुत जो है बड़े इदारे के साथ मुंसलिक हैं, और एक तो आप जैसे जो लोग हैं सहाफी, वो क्यों नहीं इन सारी चीजों के ऊपर आवाज उठाते हैं, या फिर उठा रहे हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है? थोड़ा सा मेरी इस नॉलेज को भी आप थोड़ा सा आप करेक्ट करें कि क्या इसके ऊपर हो रहा है। क्योंकि आईएमएफ के ऊपर हम बात रख देते हैं कि भाई आईएमएफ की डिमांड थी तो जी हमने ऐसा कर दिया और ये बर्डन आया है, लेकिन आईएमएफ जो है वो हमें रास्ते दिखा रहा होता है। हमारा घर है, हमें पता है कि हमें क्या चीजें सही करनी है, लेकिन हम वो नहीं कर रहे होते हैं। आईएमएफ हमें गाइड भी कर रहा होता है, लेकिन हम ले दे के वही सारी चीजें उठा के हम कर देते हैं कि जी पेट्रोल महंगा कर दिया, ये कर दिया जी आईएमएफ ने कहा था। आईएमएफ क्या कहता है, अशराफिया अपने खर्चे क्यों नहीं कम करती? अभी कल ही मैं एक जो है एक प्रोग्राम देख रही थी, उसके ऊपर अभी हमारा वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें जो हमारी जो टीम है वो अक्सर और बेशतर ही ज्यादातर ही वो जब हार जाती है इंडिया से, तो हम एक बात करते हैं कि जी तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, और हम उनको उनका मोराल हम डाउन होने नहीं देते हैं। लेकिन उनके खर्चों के हवाले से जब हमें पता चला कि उनकी क्या मराद है, उनकी क्या तनख्वाहें होती हैं, तो उसके ऊपर जब चीजें देखी गई, तो एक डिफॉल्टेड मुल्क जो डिफॉल्ट होता है और फिर वो जाके आईएमएफ से जो है वो रिक्वेस्ट करता है, उनके 25वें प्रोग्राम के अंदर दाखिल होता है। तो इन सारी चीजों के ऊपर, ये सारी चीजों के ऊपर क्यों नहीं आवाज उठाई जाती है? मीडिया क्यों खामोश है? क्या मीडिया को खामोश कर दिया गया या मीडिया काम कर रहा है? थोड़ी सी सर इस बात की भी आप हमें तरदीद करें। आपने बात की तो क्रिकेट के ऊपर आप देख लें, आपने कहती क्रिकेट के साथ जाती की है, टॉप पे देख लें। आपने एक शख्स को चीफ मिनिस्टर बनाया, आपने कहा कि जी वो एंटी इमरान लॉबी को उसने बड़ा अच्छा लेके चला, इंटरलॉकर वो जो वो जो होता है ना, एक वो बीच में मिला के रखने वाला, वो उसने किया। पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को, इन सबको मिला के चला, एस्टेब्लिशमेंट का ब्लू वाइट बॉन्ड बन गया। एंटी इमरान लॉबी जो भी है ना, उसके साथ वो बड़ा फिट रहा। उसने पीटीआई के साथ पाक पंजाब पुलिस लेके पिछले 1-1.5 साल में ये मारा उनको, सारा कुछ किया। उसको तोहफे में आपने क्या दे दिया जी? पीसीबी के चेयरमैन। वो पीसीबी के चेयरमैन है, किसी दिन आके आता है कि टीम जीती तो मैं $1,00,000 दूंगा उसको, बंदे को। किसी दिन कहती है टीम हारी तो मैं उसको सैक कर दूंगा। उसको तो बातें ही करनी आती हैं कि जो भैया एंटी इमरान है उसको मैं जो है वो तोहफा दूंगा,
जो प्रो इमरान है उसको मैं मारूंगा। इस तरह ये टीम के साथ बातें कर रहे हैं यार। और फिर एक उसका दोस्त था, कैसा भी क्रिकेटर था, बहुत टॉप क्रिकेटर नहीं था, उसको पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया, अब उसको चीफ सिलेक्टर बना दिया। उसके नीचे उसने कहा जी मैं टीम सिलेक्शन में रखूंगा, टीम रखूंगा। उसने वो टीम सिलेक्शन के अंदर डेटा एनालिस्ट का रखा, बाजीवा वो डेटा एनालिस्ट क्या, वो अपने किसी बंदे को घुसा दिया, डेटा वेटा का उसका को पता नहीं है। ऐसी चीजों में आप क्या करेंगे? मतलब जब इस तरह आपने मजाक किया हुआ तो फिर क्रिकेट का यही हाल होगा। इसमें इससे क्या बात करूं कि क्रिकेट के एक्सपर्ट से पूछें। बट आप जब इस तरह के नेपोटिज्म करेंगे, इस तरह से आपका आपका ऊपर वालों का असूल है कि यार एंटी इमरान है उसको सब दे दो, जो प्रो इमरान है उसको मार दो, इस तरह में चलेगा तो 99% लोगों को मार दें, या फिर 1% रह जाएगा, क्या करेंगे आप? इस पे अब मैं क्या बात करूं आपसे? जी, बिल्कुल। सर अब जरा ये बताइए कि गवर्नमेंट इदारों और अवाम के लिए क्या मैसेज है, क्या आप कहना चाहेंगे कि ये जो सिस्टम है जो कि वक्त के साथ बैठता ही चला जा रहा है, क्या ये रिफॉर्म होने की इसकी कोई उम्मीद है? थोड़ा सा इस हवाले से आप कोई मैसेज करना देना चाहें गवर्नमेंट को और हमारे ना भी अब थोड़ी रेडिकल सी बात होगी, बट होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। ये फिलोसॉफिकल बात मैं करने जा रहा हूँ। वो ये मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये सिस्टम अपने बोझ के तले कोलैप्स कर रहा है। हमारा ग्रांट सीकिंग का सिस्टम है जो पार्टीशन पार्टीशन के बाद जो हमारे यहाँ जो बना है, और पहले अंग्रेज चलाते थे, उसके बाद हमारे अशरफिया उसको चलाने लग गए, जो भी बिजनेस एलीट है, ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या पॉलिटिकल एलीट है, ये मिलके चला रही है इसको, और ये चला रही है और इसको वो लेके चलाती रही है। वो सिस्टम बड़ा हो गया। इकोनॉमी का साइज मैंने जैसे कहा था 90 तक 100 बिलियन की इकोनॉमी थी, उसको लोग संभाले थे, तब $350 बिलियन की इकोनॉमी है, इन्फॉर्मल मिला के शायद 450 500 बिलियन की हो जाए। तो वो इस सिस्टम अपने अंदर कोलैप्स कर रहा है, वो कोलैप्स कर रहा है, हम उसे गिरता हुआ देख रहे हैं, और ये गिरता जा रहा है प्रॉब्लली। और ये गिरेगा तो उसके अंदर से फिर कोई दूसरा सिस्टम आएगा, परहैप्स उसके अंदर आपकी डेट रिस्ट्रक्शन भी होगी, परहैप्स उसके अंदर आपके अंदर वो जो है पूरा एक थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टाइम है जो हम गुजर रहे हैं, उसके बाद चीजें बेहतर होगी, वो होती रहेगी। बट ये सिस्टम मुझे अब ज्यादा अरसा चलता नजर नहीं आ रहा जिस तरह से अब चल। तो इससे ज्यादा आप वो देखते हैं कि वो उसमें किस तरह की चेंजेस आती हैं, किस तरह के उसमें से रिजल्ट्स आते हैं। बट मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त है, पाकिस्तान एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे फाइनली पहुंच गया है। उसका इकोनॉमी का साइज इस वक्त $300 अरब के आसपास है। ऐसे ही टाइम पे इंडोनेशिया ग्रो किया था, ऐसे टाइम पे टर्की ग्रो किया था, ऐसे ही इकोनॉमी के साइज पे इंडिया ग्रो किया था 90s और 2000 के 80s में टर्की किया था, 90s में इंडिया किया था, 2000 में ये इंडोनेशिया किया था। और इंडोनेशिया और पाकिस्तान के दरमियान बड़ी मिसालत बन सकती है, क्योंकि मुस्लिम ममालिक है, दोनों का साइज वो पॉपुलेशन का भी सिमिलर है, और वहां पे भी मिलिट्री की बड़ी स्ट्रेंथ थी मलेशिया वो इंडोनेशिया में। और फिर वहां पे आहिस्ता आहिस्ता रीनेगोशिएट हुए वहां पे पोजिशनिंग, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पोलिटिकल पावर और मिलिट्री के दरमियान एक चीजें सेटल हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल है, और इस वक्त एक चल रहा है एक पार्टी जिसको वो लोग सपोर्ट करते हैं, वो लीडर आपने वहां पे बैठा हुआ है, एक यहाँ पे बैठे हैं, इनके दरमियान एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये नेगोशिएशन होगी, और ये कुछ जो पावर स्ट्रगल है ना, इसका कोई रिजल्ट आएगा, बेहतर होगा, और उस वहां से रिफॉर्म शुरू होंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल रिफॉर्म्स। और मुझे लगता है पाकिस्तान ग्रो कर जाएगा, और इंशाल्लाह 10 साल बाद जो है यहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी इस तरह ग्रो कर रही होगी जैसे इंडिया की या इंडोनेशिया की पिछले 20-30 सालों में की है। ऑन दिस नोट आई थिंक वी शुड फिनिश। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि हम उम्मीद करते हैं, और इख्तिताम भी मैं इसी उम्मीद के साथ करूंगी कि सर ने वाकई जो बात कही है कि जो है अगले 10 सालों में हम देखते हैं, और इंशाल्लाह शायद उससे पहले ही कुछ मामला सेटल डाउन हो, और जो है हम तरक्की की जो है राह पे चलना शुरू कर दें। इसी उम्मीद के साथ नाज़रीन, आज के सेशन से मैं इजाजत लेना चाहूंगी। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, मिलेंगे। जी सर, मोस्ट डेफिनेटली।